स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है एक लोकेशन कॉल्ड एज कैलिनिनग्राड। क्या आपने नाम सुना है कैलिनिनग्राड का? किस देश की ये टेरिटरी है? क्या आपको इसकी लोकेशन याद आ रही है? ये है टेरिटरी रशिया की, और हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं अभी इन दिस पर्टिकुलर वॉर। आज हम लोग यहाँ पे एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे कैन कैलिनिनग्राड बिकम द नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट बिटवीन EU एंड रशिया इन दिस पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ। ये हम लोग बात करने वाले हैं। अगर ये स्टैंड ऑफ का पार्ट बनेगा तो क्या कैलिनिनग्राड एक एसेट बनेगा या फिर लायबिलिटी बनेगा रशिया के लिए? ये भी चर्चा करेंगे हम लोग इस डिस्कशन के अंत में। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, कैलिनिनग्राड के बारे में समझेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, और कैसे ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है बिटवीन EU एंड रशिया, और अगर बनेगा तो उस समय पे क्या हो सकता है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें आप समझोगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स फॉर UPSC जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। 20 जून 2022 से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। नाउ ये आपके लिए क्यों जरूरी होगा? देखिए, इस प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। अगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या मुझे दिल्ली जाके प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मैं एक रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, Tier 3 Tier 2 सिटी में रहता हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट, तो ऑनलाइन लर्निंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐप बेस्ड प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और मेंटर्स भी आपको मिलेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप होगी, ग्रुप मेंटरशिप भी होगी, और कंटिन्यूस आपकी जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग असेस करते रहेंगे थ्रू कंटिन्यूस बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको MCQs सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस क्वालिटी आंसर राइटिंग आपकी होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आपको दें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हमारा अप्रोच होता है स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच, स्टूडेंट की बेटरमेंट हमारा अप्रोच है, और इसीलिए इस कोर्स के प्राइसेस भी काफी कम रखे गए हैं। आप जानते हैं इस कोर्स का प्राइस है 25,000 रुपए, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। लिमिटेड बैच यहाँ पे होगा, और उसके ऊपर अगर आप कोड्स इस्तेमाल करेंगे जब भी एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है राहुल लाइव, अगर आप कोड इस्तेमाल इसको करोगे तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केवल 18,500 रुपए। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। आपको ध्यान रखना है, द फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा कि किस तरह हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या क्लासेस चलेंगे। पूरे 10 महीने ये कोर्स चलेगा, 10 मंथ्स प्रोग्राम, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूस की आपकी ली जाएगी, लाइव क्लासेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। 100 days ऑफ वॉर, मोर देन 100 स्टोरीज फ्रॉम यूक्रेन, फ्रॉम रशिया। कंटिन्यूस आपको खबरें आ रही है कि किसी दिन रशिया ने अटैक किया, किसी दिन रशिया का अपर हैंड रहा है, किसी दिन यूक्रेन का अपर हैंड रहा है। कंटिन्यूस टसल इज गोइंग ऑन। लेकिन इस टसल के बीच आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट कैलिनिनग्राड। व्हाट इज द रोल ऑफ कैलिनिनग्राड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट? कैसा रोल हो सकता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कैलिनिनग्राड की लोकेशन। अब अगर ये मैप देखोगे, ये है मेनलैंड रशिया, ये है बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये है बेलारूस। अभी फिलहाल रशिया और बेलारूस एक साइड पे है, दे आर फाइटिंग विथ यूक्रेन। और हम जानते हैं कि दूसरी तरफ वी ऑल नो अबाउट द नेटो फोर्स। नेटो फोर्सेस आर ट्राइंग टू हेल्प यूक्रेन। और कैलिनिनग्राड आता है यहाँ पे। कैलिनिनग्राड इज एन ओब्लास्ट। जैसे हम लोग राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, या फिर प्रोविंस टर्म इस्तेमाल करते हैं, वैसे रशिया में स्टेट का नाम है, प्रोविंस का नाम है ओब्लास्ट, OBLAST। दिस इज कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट। और ये है एक एक्सक्लेव। देखिए, नॉर्मली एनक्लेव क्या होता है, अगर देश के अंदर हो जाए, समझ लीजिए बेलारूस के अंदर यहाँ पे कोई एक रशिया की टेरिटरी है, तो दिस बिकम्स एनक्लेव फॉर बेलारूस, रशियन एनक्लेव इन सम अदर कंट्री, बट दिस इज एन एक्सक्लेव। रशिया के बाहर एक टेरिटरी है, दिस इज मेनलैंड रशिया, दिस इज रशियन प्रोविंस, एक रशिया का राज्य है कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये कैलिनिनग्राड एक एसेट बनेगा या फिर लायबिलिटी बनेगा अगर युद्ध और भी बड़ा हो जाए। अभी फिलहाल तो दो ही पार्टीज हैं,
मैं कहूँगा डायरेक्टली इन कॉन्फ्रंटेशन दो ही पार्टी से, यूक्रेन और रशिया। ऑल्दो यूक्रेन को समर्थन आ रहा है नेटो की तरफ से, बट अगर एक बड़ी जंग हो जाए तो कैलिनिनग्राड का क्या रोल होगा, ये चर्चा करने वाले हैं। इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कैलिनिनग्राड। देखिए, कैलिनिनग्राड तो नाम इसको दिया गया है इन 1943 जब ये यूएसएसआर के कब्जे में आया, लेकिन इससे पहले इस पर्टिकुलर सिटी का नाम, इस एरिया का नाम था कॉनिक्सबर्ग, और कॉनिक्सबर्ग एक जर्मन टेरिटरी थी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, मिडिवल हिस्ट्री की से हम लोग इसकी डेवलपमेंट देखें तो 1190 से 1525 तक ये एरिया ट्यूटोनिक ऑर्डर के अंडर था। ट्यूटोनिक ऑर्डर मतलब जो क्रिश्चियनिटी की तरफ से एक मिलिट्री बनाई थी, एक लड़ने के लिए सोल्जर्स बनाए थे, मैं कहूंगा नाइट्स बनाए थे, तो दिस वाज अंडर द नाइट्स ऑर्डर, राइट, ट्यूटोनिक ऑर्डर। तो ये लोग क्रूसेड लड़ा करते थे, आप जानते हैं क्रूसेड फ्रॉम द क्रिश्चियन साइड, जिहाद फ्रॉम द इस्लामिक साइड, दे यूज्ड टू टसल कंटिन्यूअसली। तो ये जो नाइट्स थे, ये नाइट्स इस कॉनिक्सबर्ग सिटी पे रूल किया करते। उसके बाद 1525 में इट केम अंडर द डची ऑफ प्रुशिया, इट्स द सेम प्रुशिया, बिस्मार्क्स प्रुशिया, यू नो राइट। तो 1701 तक ये प्रुशिया का भाग रहा। फिर उसके बाद ईस्ट प्रुशिया, यहाँ पे विलियम वन थे, उसके बाद बिस्मार्क हु यूनिफाइड जर्मनी, इट वाज अंडर the East Prussian rule under William I for very long time। 1701 से 1925 तक अलग अलग डायनेस्टीज आई। मैं यहाँ पे बिस्मार्क का नाम इसलिए ले रहा हूँ, बिस्मार्क यूनिफाइड दी जर्मन्स, राइट। जर्मनी एक कॉन्फेडरेट स्टेट था, अलग अलग कॉन्फेडरेट्स थे, और 1871 में बिस्मार्क ने पूरे जर्मनी को यूनाइट किया, जहाँ पे ईस्ट प्रुशिया ऑल्सो यूनाइटेड विद जर्मनी, और 1943 तक ये जर्मनी के अंडर ही था। मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड से हम लोग क्या समझ पाते हैं कि कैलिनिनग्राड या फिर कॉनिक्सबर्ग में जर्मन लोग बहुत ज्यादा थे पहले से। 1943 तक ये जर्मनी का पार्ट था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1943 में या फिर 1940s में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी को पछाड़ दिया गया। उसके बाद यूएसएसआर का एक वॉर एम भी ये था कि वो कॉनिक्सबर्ग पे कब्जा करे और उसे अपनी सिटी बनाए, अपना एरिया बनाए। तो उन्होंने 1943 में यहाँ पे कब्जा कर लिया, जो भी जर्मनी की पॉपुलेशन थी उन्हें बाहर हटा दिया। 1991 के बाद ये रशिया के अंडर आ चुका है। अगर हम लोग अब इसकी लोकेशन देखें, किस तरह इसकी एवोल्यूशन हुई है, दिस इज द एवोल्यूशन। आई एम शोइंग यू द मैप ऑफ 1815, जहां पे जर्मनी अभी तक यूनाइट नहीं हुआ था। तो ये थी जर्मन कॉन्फेडरेट स्टेट्स की बाउंड्री। आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग राज्य आपको दिखेंगे। प्रुशिया यहाँ पे दिखेगा, ईस्ट प्रुशिया दिस साइड, आपको यहाँ पे बोहेमिया मिलेगा, बवेरिया मिलेगा, वेस्टफीलिया, हैनोवर, होल्स्टीन, बहुत सारे स्टेट्स थे। ये सब मिलकर जर्मन कॉन्फेडरेट थे, अभी तक यूनाइटेड नहीं हुए थे। लेकिन धीरे धीरे 1871 के बाद यूनाइटेड हो गए और कंप्लीट जर्मनी यहाँ पे बना। आप यहाँ पे देख सकते हो 1914 में दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज आई कैन से कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट, दिस वाज अ पार्ट ऑफ जर्मनी। और उसके बाद 1920-38 में फिर से ईस्ट प्रुशिया फिर जर्मनी का भाग ही था। हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पर्टिकुलर एरिया हटा दिया गया। नाउ दिस केम अंडर यूएसएसआर, आप देख सकते हो दिस इज नाउ अंडर यूएसएसआर। ये पूरा यूएसएसआर ही था, क्योंकि देयर वाज नो लैटविया, देयर इज नो लिथुआनिया, नो एस्टोनिया, क्योंकि ये पूरा जो बाल्टिक एरिया था पूरा यूएसएसआर का ही था। लेकिन 1991 के बाद जो भी डिसइंटीग्रेशन हुई है उसके बाद प्रॉब्लम्स अराइज हो चुकी है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कैलिनिनग्राड और कोनिग्सबर्ग। इट वाज अ पार्ट ऑफ जर्मन एम्पायर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 1943 के बाद यहाँ से जर्मन लोगों को हटा दिया गया और ये एक रशिया का भाग बना है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन 1991 के बाद बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि देखिए 1991 के बाद ये जो पूरा एरिया था, यहाँ पे 3 बाल्टिक स्टेट बने, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। इसके बाद जो मेनलैंड रशिया था और कैलिनिनग्राड था, इन दोनों के बीच लैंड कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका। तो कैलिनिनग्राड अभी भी एक ओब्लास्ट है। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट फेडरल सब्जेक्ट ऑफ रशिया, एक फेडरल स्टेट है उनका, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिनिनग्राड में ही। ये एक एक्सक्लेव है, जैसे कि मैंने आपको बताया रशिया मेनलैंड इधर है, इसका एक्सक्लेव है और बाल्टिक रीजन में लगता है। स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है रशिया के लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि रशिया के नदर्न साइड में जो भी पोर्ट्स हैं वो आइस फ्री नहीं होते, विंटर में पूरा जम जाते हैं। तो एक तो उनके पास इस तरफ अगर आप साउथ में जाओगे तो ब्लैक सी रीजन मिलेगा, ब्लैक सी में कुछ पोर्ट्स हैं जैसे कि सेवास्तोपोल पोर्ट, जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन बाल्टिक रीजन में इनके पास एक पोर्ट मिलता है, द पोर्ट्स नेम इज बैलेटिस्क। बैलेटिस्क रशिया का पोर्ट है जो आइस फ्री रहता है विंटर में भी। तो ट्रेड के लिए बहुत ही जरूरी लोकेशन इन्हें यहाँ पे मिल चुकी है। 1943 से ही यहाँ पे इसके ऊपर इन्होंने कब्जा रखा हुआ है। 1991 डिसइंटीग्रेशन के बाद इसके यहाँ पे रशिया का कब्जा हुआ है।
2010 के सेंसस के अनुसार यहाँ पे रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन है यहाँ पे, जिसमें से केवल 7,000 जर्मन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि 1940s में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हटा दिया गया। और इस ओब्लास्ट की अगर आप लोकेशन देखें, एक तरफ है पोलैंड, दूसरी तरफ है बेलारूस, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया। इनफैक्ट बेलारूस तो मैं कहूँगा बॉर्डर नहीं भी करता यहाँ पे। ऑन दी सदर्न साइड इट इज पोलैंड, ऑन दी नॉर्थ एंड ईस्ट साइड, ऑन द नॉर्थ साइड लिथुआनिया, ऑन द ईस्टर्न साइड इट इज बाल्टिक सी। सो वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लेकिन अभी हम लोग इसकी करंट स्टेटस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है 1991 के बाद। अब 1991 के बाद क्यों आई है ये हम जानते हैं। 1991 के बाद अलग अलग स्टेट्स बने, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये स्टेट्स बने, बाल्टिक स्टेट्स बने रशिया से टूटकर। अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी है क्योंकि ये लोग 1990s के बाद में नेटो का भाग भी बन चुके हैं और सब्सिक्वेंटली यूरोपियन यूनियन में भी जा चुके हैं। So since dissolution of Soviet Union, the Baltic states have become part and parcel of European Union। और आप जानते हैं कि रशिया वर्सेस यूरोपियन यूनियन चलता ही रहता है। अभी तो युद्ध के चलते फॉल्ट लाइंस हैव बीन ड्रॉन, और रशिया ने भी यहाँ पे अपना कब्जा और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशली 21st सेंचुरी में बहुत सारी डेवलपमेंट की हुई है। ऑल्दो मैं कहूँगा दी कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट इज मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स द यूरोपियन साइड, लेकिन रशिया ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखी है। 2007 में रशिया ने अनाउंस किया था कि अगर पोलैंड में यूनाइटेड स्टेट्स अपने डिफेंस सिस्टम्स लगाएगा, मिसाइल सिस्टम लगाएगा, तो हम लोग भी कैलिनिनग्राड में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाएंगे। 2007 में ये धमकी दी थी। इसके बाद काफी नेगोशिएशन हुई। आपको पता है कि 2008 में दिमित्री मेदवेदेव आए, उन्होंने यूएस के साथ अपने रिलेशंस रीसेट किए, लेकिन फिर से जब पुतिन आए 2016 में फाइनली रशिया ने यहाँ पे इस्कंदर मिसाइल सिस्टम लगा दिया है इन कैलिनिनग्राड। केवल इस्कंदर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको ओनिक्स और कैलिबर मिसाइल सिस्टम्स भी मिलेंगे इन कैलिनिनग्राड। यानी कि ये जो लोकेशन है कैलिनिनग्राड काफी क्लोज है टू अदर यूरोपियन स्टेट, जैसे कि जर्मनी हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, इन सभी के पास उनका एक न्यूक्लियर सेटअप ही है जहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे हुए। अब ऐसा नहीं है कि केवल कैलिनिनग्राड से अटैक कर सकते हैं रशिया। रशिया हैज अ बिग ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास काफी है, तो अपने एरिया से भी वो डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, बट कैलिनिनग्राड गिव्स देम अ स्ट्रेटेजिक एज। उन्होंने 2011 में यहाँ पे वोरोनिज रेडार भी सेटअप किया था। यहाँ पे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया ने भी प्रोक्योर कर रहे हैं उनसे, तो ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है 2012 में। और यहाँ पे ऑलरेडी रशिया की 11th आर्मी कोर है जो आर्म्स ऑफेंसिव ट्रेनिंग ऑपरेशंस काफी सारे चलाते हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा फायर पावर रशिया की है अभी भी। लेकिन सवाल ये बनता है कि इज इट गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलिनिनग्राड एक जर्मन टेरिटरी थी पहले 1943 से पहले, और सवाल जब पूछे गए जर्मन गवर्नमेंट से रिपीटेडली, डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन रिकवरिंग कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट, तो जर्मन गवर्नमेंट्स ने कहा है कि वी डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, वी डू नॉट हैव एनी टेरिटोरियल क्लेम। तो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर हम लोग जब इस पर्टिकुलर लोकेशन को देखें, जर्मन सरकारों ने कहा है कि ये जो ओडर रिवर है, दिस इज द ओडर रिवर के ईस्टर्न साइड में वी डू नॉट क्लेम एनीथिंग, एवरीथिंग इज द बाउंड्री, ओडर इज द बाउंड्री, जिसके वेस्टर्न साइड में जर्मन टेरिटरी का जो भी क्लेम रहेगा, लेकिन उसके ईस्टर्न साइड में देयर इज नो क्लेम। तो अभी फिलहाल जर्मन स्टैंस इज दैट दे से दैट रशिया हैज द कंट्रोल ओवर कैलिनिनग्राड। पोलैंड भी मानता है कि रशिया का इसके ऊपर कब्जा है, लिथुआनिया भी मानता है कि इसके ऊपर कब्जा है। ऑल्दो कुछ फ्रिंज ग्रुप्स हैं जर्मनी में, लिथुआनिया में, जिन्होंने क्लेम किया है पहले कि कैलिनिनग्राड के ऊपर हमें कब्जा करना चाहिए, ऑल्दो इन्हें उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट आ चुके थे 2019 में, बेलारूस ने भी अपनी इंटरेस्ट जताई थी कि कभी न कभी कैलिनिनग्राड हमारा पार्ट बन सकता है, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए थे। बट एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज दैट रशिया हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट, जहां पे मिलिट्री आर्म्स एम्यूनिशन बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बड़ी जंग छिड़ जाएगी, व्हाट इफ देयर इज अ बिगर वॉर, लेट अस होप दैट इट डज नॉट हैपन। इसलिए मैंने कहा था कि स्पेक्युलेटिव डिस्कशन चलेगी। अगर एक बड़ा युद्ध होगा, अभी फिलहाल तो रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, यूक्रेन को नेटो का समर्थन हो रहा है, लेकिन एक बड़ा युद्ध होगा तो ये जो कैलिनिनग्राड है, क्या ये एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा? देखिए, ऑफ कोर्स अगर हम लोग बात करें राइट नाउ इट इज एन एसेट फॉर श्योर। एसेट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे रशिया का दबदबा चलता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स है, इस्कंदर है, ओनिक्स है, कैलिबर मिसाइल है, S-400 डिफेंस सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, काफी क्लोज है दूसरे कंट्रीज की, यानी कि नेटो कंट्री से काफी क्लोजर है। इफ दे वांट दे कैन अटैक द अदर कंट्रीज वेरी सून, सो इट कैन बी एन एसेट फॉर श्योर। लेकिन
अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स के डेवलपमेंट देखें, सो दिस इज रादर अ लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो रशिया का डर है, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रशिया को लगता है, वो ऑलरेडी वो महसूस कर रहे हैं इन कैलिनिनग्राड। रशिया कहता है कि ईस्टर्न साइड से यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अगर आप कैलिनिनग्राड को देखें, रशिया इज ऑलरेडी लिविंग दैट थ्रेट। क्यों? क्योंकि अगर बात करें, पोलैंड नेटो का भाग है, लिथुआनिया नेटो का भाग है, लैटविया नेटो का भाग है, एस्टोनिया नेटो का भाग है, जर्मनी नेटो का भाग है, और रिसेंटली आपने ये भी खबरें सुनी है कि फिनलैंड एंड स्वीडन बोथ हैव अप्लाइड फॉर नेटो मेंबरशिप, और बड़ी जल्द इन्हें नेटो मेंबरशिप मिल जाएगी। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ऑफ एन, तो आपको ये समझ में आएगा कि कैलिनिनग्राड इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द नेटो फोर्सेस कंप्लीटली। हाउ इज इट अ लायबिलिटी? देखिए, रशिया इन जनरल एक चीज पे बहुत फोकस करता है, समथिंग कॉल्ड एज रेफरेंडम, जो हम लोगों ने देखा है। 2008 में जॉर्जिया में अटैक किया, साउथ ओसेटिया में, अब्खाजिया में उन्होंने रेफरेंडम करवाया, ये बताया, और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। 2014 में यूक्रेन में उन्होंने किया कि क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, उन्होंने कहा क्रीमिया में हम लोगों ने एक रेफरेंडम होल्ड किया जहां पे बताया गया कि वी वांट टू जॉइन रशिया, क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन यूक्रेन, इन ईस्टर्न यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क में रेफरेंडम की बातें हुई। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन दैट इन कैलिनिनग्राड इफ देयर इज अ रेफरेंडम। क्या लगता है कि कैलिनिनग्राड, जो मैं कहूंगा फेडरल प्रोविंस है, कंप्लीट ऑटोनॉमी तो नहीं, यहाँ पे सेपरेट गवर्नर है, बट Kaliningrad is much more connected to European Union rather than Russia, just because of the connectivity. इसके अलावा अगर हम लोग अभी की सिचुएशन की बात करें, रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं, और वही प्रतिबंध कैलिनिनग्राड के ऊपर भी लगे हैं। तो अगर कल को समझ लीजिए, इफ देयर इज अ रेफरेंडम, और मैं कहूंगा वेस्ट सपोर्टेड, वेस्ट सैंक्शन रेफरेंडम टेक्स प्लेस इन कैलिनिनग्राड कि हम रशिया से अलग होना चाहते हैं, कैलिनिनग्राड विल बिकम इंडिपेंडेंट। A scenario will come, a hypothetical scenario will come कि कैलिनिनग्राड चौथी बाल्टिक स्टेट बन सकता है, फोर्थ बाल्टिक स्टेट। एक तो एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया है, फोर्थ बाल्टिक स्टेट वुड बी कैलिनिनग्राड इफ a referendum happens and independence takes place in the Kaliningrad region. Again, mere speculation, but अगर एक बड़ा युद्ध हुआ, this might be a liability because this would be another blot in the face, a black blot हो जाएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी उनकी मिलिट्री इट इज सीइंग अ लॉट ऑफ रिवर्सेस, और अगर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई कैलिनिनग्राड में, देन इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द अदर पार्ट्स एज वेल। जहां जहां रशिया ने बहुत ही स्ट्रांगली रूल किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, देन इट वुड बी रिपीट ऑफ 1991, another Soviet state becoming independent, the state of Kaliningrad, a possibility. So in that sense वो एक बहुत बड़ी liability बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तो it is an asset, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा मिलिट्री है, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट, इसीलिए वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ बिगर वॉर, बट इफ देयर इज अ बिगर वॉर, कैलिनिनग्राड माइट बिकम अ लायबिलिटी। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पूरा जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस है उसकी नजर कैलिनिनग्राड के ऊपर ज्यादा है रादर देन रशिया, क्योंकि उन्हें भी काफी खतरा लगा हुआ रहता है कि यूजिंग कैलिनिनग्राड, यूजिंग द टेरिटरी ऑफ कैलिनिनग्राड, रशिया माइट अटैक द अदर यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली जो नए एंट्रेंट्स है, स्वीडन, फिनलैंड, इनके खिलाफ कुछ अग्रेशन हो सकती है। ये वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती है। उन इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी नजर कैलिनिनग्राड के ऊपर ज्यादा होती है रादर देन रशिया। सो लेट अस वेट एंड वॉच हाउ दिस ग्रेट गेम अनफोल्ड्स। क्या कैलिनिनग्राड एक एसेट रहेगा या लायबिलिटी रहेगा फॉर रशिया? ओनली टाइम विल टेल, बट एज ऑफ नाउ आई होप दैट द लोकेशन ऑफ कैलिनिनग्राड इज क्लियर। ये एक रशिया का एक्सक्लेव है, और यहाँ पे अभी भी रशिया का कंट्रोल चलता है, एंड इट इज ऑब्लास्ट, जैसे प्रोविंस कैलिनिनग्राड, ऑब्लास्ट ऑफ द रशियंस। That is it in this particular discussion. Let's wait and watch for any update. But मैं अपनी चर्चा एंड करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इसका नाम था कॉनिक्सबर्ग। इसका नाम कैलिनिनग्राड क्यों रखा गया? It has been named Kaliningrad in 1946 in the memory of chairman of the Presidium of Supreme Soviet of USSR, मिखाइल कैलिनिन। ये है मिखाइल कैलिनिन, इनकी मेमोरी में इसका नाम रखाया गया है कैलिनिनग्राड। ऑलराइट, और जैसे कि मैंने आपको बताया 1940s में जो भी कॉनिक्सबर्ग या फिर कैलिनिनग्राड में जर्मन पॉपुलेशन थी, उन्हें एक्सपेल किया गया और यहाँ पे रशियन लोगों को लाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे रशियन कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए, इसको अट्रैक्टिव बनाया गया। उसके बाद बहुत से लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया था फ्रॉम मेनलैंड रशिया इनटू कैलिनिनग्राड। सो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ कैलिनिनग्राड। लेट्स वेट एंड वॉच
what happens. जब भी कोई अपडेट आएगी, we'll discuss that for sure on Study IQ. Thank you for watching this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, then you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. Thank you very much. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।